नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश पाठक आहार एवं पोषण कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। संतुलित जीवन का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी चीज़ों के बीच में सामंजस्य बैठाना। इसमें स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार और उस आहार के द्वारा पोषित होना निहायत ज़रूरी है। इस आहार और पोषण कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे आज प्रोफेसर डॉक्टर नीलम गुप्ता जी से। नमस्कार, मैं प्रोफेसर नीलम गुप्ता, प्राचार्य एवं अधीक्षक राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय चौकाघाट वाराणसी से। आज हम सब यहाँ पर आहार और पोषण के विषय में बात करने के लिए बैठे हैं। मैडम, हमारे दर्शकों को सरल रूप से आहार एवं पोषण के बारे में बताइए कि इनके बीच में क्या संबंध है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि आहार और पोषण में क्या संबंध है। वैसे तो देखने में ये एक सिनोनिम लगता है, लेकिन आहार जो हम मुंह से ग्रहण करते हैं या हम नाक से ग्रहण करते हैं, वैसे भी आहार एक आहार है और पोषण एक क्रिया है। आहार से ही हम पोषित होते हैं और ये पोषण 5 विभागों में होता है। एक हम जो इनटेक करते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है, उसके बाद उसका एसिमिलेशन होता है, जो कि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें हमने खाई हैं उसको हमने खाया और उसका फिर कहाँ पर यूज़ हो रहा है, और उसके बाद उसमें जितने भी उसका उत्सर्जन कैसे हो रहा है, ये सारे उसके अलग अलग घटक होते हैं जो 5 तरीके के हम आहार और पोषण के अंतर्गत ले सकते हैं। मैडम, मुख्यतः वो कौन से आहार हैं जिससे मनुष्य को ऊर्जा, शक्ति, दिमाग तेज होना, रक्त धमनियों में संचारित होना, ऐसे कौन से मुख्यतः आहार हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक हैं? देखिए, आहार हम इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मेन होता है और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाम तो ज़रूर इसका माइक्रो है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ले सकते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत हम विटामिन्स को और जितने भी मिनरल्स हैं जो हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं उनको लेते हैं, जो हमारे जीवन में हमारी शारीरिक क्रिया को संचालन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। नहीं, जैसे कि जो आहार है उसको एज वाइज हम बांट सकते हैं। बच्चों के लिए कुछ दूसरा आहार है, वयस्क के लिए कुछ दूसरा आहार है, और बुजुर्ग के लिए जिनकी पाचन शक्ति या पाचन क्रिया थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, उनके लिए बराबर आहार कौन सा दे सकते हैं? जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जैसे जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से 6 महीने तक, अब तो साल भर का एक रेजिम आ गया है कि पूर्णतः माता का दूध देना ही ज़रूरी है, जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरत होते हैं। जो 6 महीने तक माँ का ही दूध केवल उनको पिलाया जाता है, और उसके बाद 6ठे महीने में अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन के दौरान या अन्नप्राशन के बाद बच्चे को हर एक चीज़, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, सब्जियां भी हो, थोड़ा सा फैट भी हो, जो कि हम देसी घी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको पूरी तरह से मैश करके साल भर तक उनको खिलाते हैं, जब तक उनके दांत नहीं आ जाते। और उसके बाद जब बच्चा बचपन में, जैसे कि 12 वर्ष की आयु तक, उनको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उस समय ग्रोथ होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही बहुत आवश्यक होते हैं, और बच्चों के ग्रोथ के लिए, खासकर ब्रेन के लिए, देसी घी बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद जब हम 12 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र में होते हैं, तो उस समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उस समय भी हमें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। हार्मोन्स खासकर मेनली प्रोटीन के ही बने होते हैं। उसके बाद हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम युवावस्था में आते हैं, तो हमें बहुत ही संतुलित भोजन करना पड़ेगा। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है? अगर हमारी बहुत सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो हमें उस हिसाब से खाने को खाना पड़ेगा। और उसके बाद जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, उस समय हमारी भूख कम हो जाती है, पाचन शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उसमें जो हमारी ज़बान है वो जन्म तक उसकी टेस्ट बड्स बदलती रहती है। स्वाद जरूर होता है, लेकिन हमें उस हिसाब से उचित मात्रा में ही भोजन का ग्रहण करना चाहिए, जैसे जैसे हमारी जठराग्नि हो या हमारी जितनी भूख हो। इसलिए
मैडम, जैसे आपने कहा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन को आपने मुख्यतः काफ़ी लंबा कहा कि प्रोटीन हर अवस्था में ज़रूरी है, तो मांसपेशियों के लिए या इस तरह से लिए, तो प्रोटीन की जो ज़रूरत है, कुछ अमाइनो एसिड जैसे शाकाहारी में एक अमाइनो एसिड्स थोड़े कम मिलते हैं और मांसाहारी लोगों के लिए 9 अमाइनो एसिड उसमें काफ़ी कुछ मिलते हैं, तो क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है, या शाकाहारी व्यक्ति अगर रहे तो वो जीवन पर्यंत सुखमय जीवन यापन करेगा? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम अगर मांसाहारी हैं तभी हमें अच्छे से स्वस्थ जैसे मांस में वो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन के तहत मिलते हैं, लेकिन मिल्क में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो मिल्क प्रोटीन होता है, या मिल्क एक संपूर्ण भोजन होता है, सिर्फ विटामिन सी उसमें नहीं होता, बाकी चीज़ें, हर चीज़ उसमें अगर हम मिल्क या दूध का ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ मिलता है, यदि वो शुद्ध मात्रा में हमें मिले। और प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत हमें ग्रोइंग पीरियड में ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारी मांसपेशियां हैं, हमारी नर्व्स हैं, वो सारी चीज़ें प्रोटीन से ही बनी होती हैं। मैडम, जैसे आपने कहा कि मिल्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या एक निश्चित समय भी होता है मिल्क लेने का? जैसे बहुत लोग रात में खाना खाने के बाद दूध पी लेते हैं, ये हमारे दर्शकों को बिल्कुल आराम से बताइए, क्योंकि ये अक्सर ये क्रिया होती है और 75% लोग रात में खाना खाते हैं और दूध पी लेते हैं। तो क्या आयरन और कैल्शियम के बीच का क्या रिलेशन है? क्या उनको पूरी तरह से आयरन मिल पाता है भोजन से, और ना ही पूरी तरह से कैल्शियम मिल पाता है? तो वो उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, खाना खाने के तुरंत बाद तो दूध नहीं लेना चाहिए, एकदम तुरंत। और जैसा कि एक नियम तो ये है कि सोने से 2 घंटे पहले भोजन का ग्रहण करना चाहिए, और सोते समय मिल्क आप ले सकते हैं, लेकिन उस समय हमारे भोजन का डाइजेशन हो चुका रहता है और एब्जॉर्प्शन भी हुआ रहता है। लेकिन अगर हम तुरंत दूध ले लेते हैं तो जो हमने भोजन के दौरान हमारा आयरन मिला है उसका एब्जॉर्प्शन भी हैम्पर होता है, और मिल्क में जो कैल्शियम है वो भी हैम्पर होता है। तो कोशिश ये करना है कि दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। कोशिश करें सुबह हम दूध ले सकते हैं, और खाना से 2 घंटे बाद ही हम दूध को लें तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। आयरन, जैसे कुछ लोग आयरन की टेबलेट्स भी लेते हैं, आयरन की टेबलेट्स कभी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, उससे दोनों का ही एब्जॉर्प्शन हैम्पर होता है। हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताएं कि ये जो ऋतुएं हैं, मौसम है, मौसम के हिसाब से हमें खान पान में क्या करना चाहिए? जो ट्रांजिशन पीरियड में लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं, तो कैसे, किस मौसम में क्या चीज़ मुझे लेना चाहिए और नहीं, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि ये जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद केवल एक मेडिकल साइंस नहीं है, ये पूरा एक लाइफ साइंस है। अगर आप इसके अनुसार, इसमें जो वर्णित हमारे आचार्यों ने दिनचर्या, ऋतुचर्या बताई है, दिनचर्या का मतलब है हमें दिन में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों का आहार और विहार करना चाहिए, किन किन ऋतुओं में कैसे रहना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार पूरे वर्ष को 6 भागों में बांटा गया है, उन्होंने 6 ऋतुओं में बांट दिया गया है। तो शरद, वसंत और ग्रीष्म, और वर्षा, शिशिर और हेमंत, ये 2-2 महीने के होते हैं। वर्षा, शिशिर और हेमंत। और जनवरी 15 से लेकर के 15 मार्च तक ये शरद ऋतु होती है, और 15 मार्च से 15 मई के बीच में बसंत ऋतु जो इस समय चल रही है। वसंत ऋतु की चर्या जो है हमारी बहुत ही खास, हर ऋतुओं की चर्या बहुत खास बताई गई है। वसंत ऋतु में कफ का संचय होता है, तो इस दौरान, इस समय गर्मी शुरुआत होती है और लोग बहुत जल्दी ठंडी चीज़ों को लेने लगते हैं, लेकिन बसंत ऋतु में ठंडी चीज़ें वर्ज्य होती हैं, कफ का प्रकोप होने का डर रहता है। तो इसमें वात, पित्त और कफ, ये जो तीनों हमारे लिए बहुत दोष हैं, हानिकारक हैं। इस बसंत ऋतु में किसका बढ़ने का डर रहता है? कफ का संचय होता है। ये दोष जो है हमारी बॉडी को, पित्त का, हाँ, पित्त भी, हमारी इस समय भूख कम रहती है, और इस समय हमें हल्का भोजन करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें, जैसे कषाय रस वाला, जैसे करेला है, ये इस समय फायदा करता है। और बहुत तेल और मसाले इस समय नहीं खाना है, क्योंकि इस समय हमारी जो जठराग्नि है, जो हमारी भूख है, वो कम होती है। और हमारे आयुर्वेद में हर 2 ऋतुओं के बीच में एक ऋतु संधि बताई जाती है, और हर ऋतु संधि में हमें क्या क्या खाना है, कहाँ सोना है। अब जैसे इस बसंत ऋतु में दिन में सोना एकदम वर्ज्य होता है। अगर आप दिन में सोइए तो देखिए आपका सिर भारी हो जाएगा, तो वो आपको आराम नहीं देगा, आपका सिर भारी हो जाएगा। तो आपकी, हमारे आचार्यों द्वारा बताए गए, अगर हम हर
जिन्होंने बताया है ऋतुचर्या, दिनचर्या और ऋतु संधि में हमने क्या क्या आहार लेना है, उसका अगर हम पालन करेंगे तो हम बीमार पड़ते ही नहीं हैं। जैसे कि आंवला है, आंवले सितंबर से आने लगता है और आंवला एक अमृत है जी। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ताज़ा आंवला मिलता है जी। और अगर हम सितंबर से लेकर के मार्च तक आंवले को किसी भी रूप में लें तो हमारी इम्यूनिटी, जो रोग से लड़ने की क्षमता है, वो बढ़ती जाती है। और ट्रांजिशन पीरियड में हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, बीमार नहीं पड़ेंगे जी। अगर हमने ट्रांजिशन पीरियड में जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है उन चीज़ों का पालन करेंगे तो आप एकदम बीमार नहीं पड़ेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई और दर्शकों को सरल और सटीक भाषा में आहार और पोषण के बारे में बताया, ऋतुओं के संधि के बारे में बताया, ट्रांजिशन फेज में कैसी बीमारी आती है, किस हिसाब से बताया। और इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।